जय श्री राम दोस्तों। मैं धर्मेंद्र कुमार। स्वागत है मेरे नलिन एकेडमी यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम जो है यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए अनसॉल्व पेपर लेके आए हैं। तो आप लोगों का अभी 10th क्लास का जो अनसॉल्व पेपर चल रहा है 2022 का सेट 1, उसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, उसमें मैंने 1 से लेके 20 तक क्वेश्चंस करा दिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। आप सभी उन वीडियो को जरूर देखें। अगर वो वीडियो देखोगे तभी आप पेपर को अच्छे से समझ पाओगे कि किस टाइप से पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? तो बिना देरी करे अब हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, ठीक, जिससे मेरा और हौसला बढ़े कि मैं और वीडियो बेहतरीन तरीके से बनाता रहूं। क्लियर है? आप लोगों के भरोसे ही मैंने अब की बार चैनल स्टार्ट किया है, तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरा साथ दें और चलते हैं बिना देरी करे अपने क्वेश्चंस पे। तो आज हम पढ़ेंगे जो सेक्शन बी है। हमने OMCQs तो कर लिए, सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी जो खंड वह है, उसमें क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं, जो दो दो नंबर के क्वेश्चन हैं। ठीक, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो हमें उससे एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है? और हमारा जो डर लगता है वो डर भी खत्म हो जाएगा। ठीक, चलते हैं बिना देरी करे। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये है। माइक लगा लेता हूं। चलिए, जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है खंड व सेक्शन बी का, क्वेश्चन ये है कि भाई सभी खंड कीजिए। ठीक, खंड जो है ना सभी करने हैं हमें। क्वेश्चन का जो कह रहा है, यदि 2 cos स्क्वायर 45-1 इजिकल टू cos थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और ऐसे ये आपका चैप्टर नंबर 8 है, उसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो क्या क्वेश्चन है देखिए। 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 इजिकल टू cos थीटा। क्लियर है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि cos 45 की जो वैल्यू होती है, जो cos 45 का मान होता है, वो 1/√2 होता है। तो जो ये मान है, ठीक है ना, ये जो मान है क्वेश्चन में, तो हमें इसके जगह पे रख देना है। किसकी जगह पे? इसकी जगह पे। ठीक, अब यहाँ स्क्वायर दे रखा है तो मतलब पहले 2 लिखा, फिर इनटू में। अब यहाँ cos 45 का मान क्या, 1/√2 क्या है, 1/√2। और इसका हमें करना पड़ेगा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ स्क्वायर गिवन है। अब -1 इजिकल टू cos थीटा। क्लियर है? अब देखिए, 2, अब हमें ये पता होना चाहिए ये 1/√2 का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आप लोगों ने घात वाला चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक, उसमें हमने देखते हैं कि अगर कोई पावर लिखी है 2 बार, तो उसे हम इसे 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप लोगों को मालूम होगा एक एकम एक हो जाता है और √2, और ये √2 की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट बन जाता है 2 दूनी 4। और इसे हम कह देते हैं 1/√4 का जो वर्गमूल होता है 2, तो 1/2 हो जाएगा। इसे आप 1/2 -1, और ये आपका cos थीटा। अब 2 से ये 2 कैंसिल, बचा क्या, 1 - 1 इजिकल टू cos थीटा। ठीक, 1 में से 1 गया, 0 इजिकल टू cos थीटा। कहने का मतलब मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि cos थीटा इजिकल टू 0। अब मुझे ये मालूम होना चाहिए कि टेबल के अंदर 0 किसकी वैल्यू होती है। ठीक, अच्छा, अगर हमें मालूम होगा तो cos थीटा इजिकल टू, ये होती है cos में, ये होती है cos में 90 की वैल्यू। कितने की? 90। क्लियर है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि cos 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0। ठीक, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे 90, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो cos 90 की वैल्यू 0। ठीक,
तो यहाँ हमने तुलना की कि cos की जगह पे cos है, थीटा की जगह पे 90 डिग्री। तो इसका आंसर जो फाइनल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका थीटा इजिकल टू 90 डिग्री। ठीक, और यही आपसे पूछ रहा था क्या, कि थीटा का मान क्या होगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सेकंड जो आपका क्या कह रहा है ख में, कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। सबसे पहले हमको क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के बारे में पता करना है। तो क्या होते हैं क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो देखिए जैसे आपको पता है 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से आगे प्लस इन्फिनिटी तक आगे तक। ठीक है, अब इसमें जैसे आपको मालूम है कि भाई ये क्रमागत है, क्रम आगत, क्या कह रहे हैं क्रम आगत, मतलब क्रम से आने वाले, क्रम से आने वाले। ठीक, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक के बाद दो कब आया, दो के बाद तीन कब आया, तीन के बाद चार कब आया, चार के बाद पांच कब आया, इस तरीके से कब आए। तो प्लस एक करने पे हमें हर एक अगला जो नंबर मिल जाता है, प्लस एक करने पर अगला नंबर मिल जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं तुमसे कहूँ कि भाई x है, तो x से अगला नंबर जो होगा उसमें एक जोड़ दो तो x प्लस वन हो गया, फिर इसमें अगला नंबर जोड़ दें एक तो x प्लस दो हो जाएगा, फिर इसी तरीके से वन जोड़ते चले जाओ, है क्या नहीं। तो ये भी क्या है एक तरीके से क्रमागत, जहाँ ये x है कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक, तो इनको हम कहेंगे क्रमागत। क्या है ये क्रमागत, क्रमागत संख्या, ये है क्रमागत संख्या। ठीक, तो हमसे क्वेश्चन में बोला है कि दो क्रमागत संख्या, क्रमागत, हम क्या काम करेंगे कि माना दो क्रमागत, माना दो क्रमागत संख्या हमने मान ली, तो हमें इनमें से कोई दो संख्या मान लेंगे। जैसे हमने मानी x और x प्लस एक। ठीक, अब जब ये दो क्रमागत संख्या हमने मान ली तो हमें करना क्या है, हमें क्वेश्चन में देखना है क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो उसने बोला है जिनके वर्गों का योग 365, कितना है जिनके वर्गों का योग 365। तो हमें देखिए इनके वर्गों का योग कितना दे रखा है 365। तो हमारे पास पहला नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है। ठीक, तो दोनों का वर्ग करो और योग कर दो, तो एक्स स्क्वायर करो प्लस फिर कर दो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये तुम्हारा 365। अब यहाँ पे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ओपन करना है, तो आपको पता है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सभी जानते हैं। तो एक ही जगह पे आ जाएगा x, तो एक्स स्क्वायर हो गया, b की जगह पे एक, तो ये एक स्क्वायर हो गया प्लस 2a की जगह पे x, b की जगह पे एक, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक प्लस दो एकम दो एक्स। तो ये जो मान है ये x प्लस वन का होल स्क्वायर का मान है ये आपका। ठीक, इस मान को कहाँ रख देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x और इजिकल टू 365। क्लियर है। अब एक्स स्क्वायर बन गया 2x स्क्वायर। ठीक, प्लस ये 2x को पहले ले लेते हैं हम, और प्लस एक ये है 365 को पक्षांतर में ले आए, माइनस में आ गया, इधर बचा 0। ठीक, अब हमें करना है 2x स्क्वायर प्लस ये 2x, अब देखो एक में से 365 गए तो 364 बच गया माइनस का, क्यों, क्योंकि कम में से ज्यादा माइनस कर रहे हैं। अब आप एक चीज समझेंगे यहाँ पे हमें बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 2 मौजूद है, यहाँ भी 2 है,
यहाँ 364 है जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित है, 2 से कट जाएगा। हम ऐसा करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक, हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ एक्स माइनस यहाँ कितना बचेगा भाई 18 दूनी 36 2 182 बराबर 0। तो मेरा कहने का मतलब अब ये 2 कहाँ जाएगा, ये 2 चला जाएगा आपका कहाँ 0 के अपॉन में, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0/2। अब तुम्हें मालूम है इसका 0 ही होता है, तो भाई इससे भाग करोगे तो 0 ही आएगा। तो कहने का मतलब फाइनली हुआ हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इजिकल टू 0। अब हमें इसका क्या करना है, गुणनखंड। तो क्या क्वेश्चन क्या था, बन गया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इजिकल टू 0, ये तो था। अब हमें यहाँ पे हमें इसे गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे किए जाते हैं वो समझेंगे यहाँ पे। देखिए जैसे यहाँ हम मानते हैं, यहाँ एक मानते हैं, कितना मानते हैं एक। ठीक, 182 है तो 182 के ऐसे टुकड़े करो कि हमारा यहाँ एक आ जाए। तो अब हमें नहीं मालूम तो क्या करना पड़ेगा, 182 के टुकड़े कर लो, 2 नीम 18 2 एकम 2। अब ये 7 से जाएगा 13 बार और 13 से जाएगा ये एक बार, तो 7 दूनी 14 और 13, तो हमें 2 टुकड़े मिल गए 14 और 13। 14 में से 13 गया तो 1 और 14 में 13 की मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 ब्रैकेट के अंदर लिखें और ये x आ जाएगा माइनस 182 इजिकल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 14x ये हो गया माइनस 13x हो गया, ये माइनस 182 इजिकल टू 0। यहाँ से और यहाँ से क्या करें, कॉमन ले लो। अब कॉमन यहाँ से आएगा सिर्फ x, क्या आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा सिर्फ x, तो बचा क्या फिर, यहाँ बचा x प्लस 14। ठीक, माइनस यहाँ से हमने क्या लिया 13 कॉमन, माइनस के 13 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि माइनस बाहर चला गया, तो प्लस के यहाँ बचेगा 14 बराबर 0। ये और ये एक जैसे हैं, बाहर निकाल दो इसे x प्लस 14। ठीक, और बचा आपके सामने x माइनस 13 इजिकल टू 0। तो फाइनली क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में पूछा था हमसे कि 2 पूर्णांक ज्ञात करने थे, अब पूर्णांक धनात्मक करने हैं। अच्छा, अब x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया माइनस के 14। एक आया x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 13। आप एक चीज समझिए कि यहाँ पे ये जो आया है आपका माइनस के 14, तो इस माइनस के 14 को हम लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है। वो किसकी कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं। तो धनात्मक पूर्णांक के लिए हमें करना पड़ेगा x का मान 13 लेना पड़ेगा, x का मान 13। ठीक, तो 2, अतः फाइनल आंसर हुआ अतः 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो हुए वो कौन कौन से हो गए, वो आपके हो गए, एक तो x और एक था x प्लस 1, ये हो गया 13 और इससे अगला हो जाएगा 13 प्लस 1 मतलब 13 और ये हो गया 14, और यही तुम लोगों का फाइनल आंसर। क्लियर है, तो ये ब्रीफली सॉल्यूशन है, अच्छे से समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहे हैं बिंदु एक्स वाई हमें दिया है, बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। ठीक, तो ये हमसे कहा गया है। ठीक है, तो किस तरीके से सॉल्व करना है, देखिए समदूरस्थ की बात कर रहे हैं हम, तो मैंने आपको विकल्पों में भी बताया था समदूरस्थ होता क्या है, समदूरस्थ का मतलब होता है समदूरस्थ, क्या बताया था समदूरस्थ का मतलब कि समान दूरी, क्या समान दूरी।
समान दूरी। तो समान दूरी का मतलब, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई यहाँ पे जो हमें दिया है, ये देखें तो ये आप इसे P बिंदु मान लें, इसे माने A, इसे मान लें B। ठीक, तो आप ना ऐसा करें, समदूरस्थ है तो लिखेंगे कि चूंकि चूंकि P बिंदु P, ऐसे लिखेंगे आप, बिंदु P बिंदु P बिंदु A व बिंदु B से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, इसलिए A P के बीच की दूरी, ठीक, बराबर A B के बीच की दूरी। ठीक है, अब बिंदु A क्या है, बिंदु A की बात करें, बिंदुओं को लिख लेते हैं। बिंदु A दिया है 3,6 और P दिया है x, y। इसी तरीके से ये सॉरी, यहाँ पे ये गलत कर दिया है, इसे थोड़ा सही कर लेंगे। ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे BP आएगा, यहाँ पे आएगा BP। क्या आएगा? BP। ये मिस्टेक है, यहाँ BP के बीच की दूरी, क्योंकि भाई ऐसे समझो ना, जैसे ये मान लेते हैं हमारे पास A है, ये मान लेते हैं B है, तो मान लो ये बिल्कुल जस्ट बीच में है, ठीक है ना, P। तो A P के बीच की दूरी और B P के बीच की दूरी, ये इस तरीके से कह रहे हैं, इसी को कहते हैं समदूरस्थ। ठीक है ना, तो सिली मिस्टेक थी, समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। चलते हैं, तो B का जो निर्देशांक है वो है -3,4 और P क्या है x, y। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, आप सबसे पहले ना सॉल्व जब करते हैं तो यहाँ पे हमें x1 y1 x2 y2 ऐसे लिख लेंगे, x1 y1 x2 y2। क्लियर है? बीच की दूरी का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, मैं इधर बता देता हूँ। ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से इधर देखें, ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक, हमने देखा इधर भी अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट, तो आप बीच में जब इक्वल होता है तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। बचा हमारे पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। इधर x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ -3 था इसलिए प्लस का 3 आया, क्योंकि जब माइनस माइनस प्लस हो जाता है फॉर्मूला। ठीक है, अब a माइनस b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो फॉर्मूला आप सभी को याद है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू में एक्स, तो ये इसका भूल गया। ऐसे ही इसे बोलेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 2 इंटू वाई इंटू 6। ऐसे ही इसे ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक, और प्लस में होगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू 3, एक्स इंटू 3। अब इसी तरीके से वैल्यू करो, वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4, इसे ओपन कर दिया। अब इसे सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर 3 दिया 9, 2 दिए 6x, चलिए, और ये वाई स्क्वायर 6 3 36, 2 6 12 है भाई। ठीक, इसी तरीके से आगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 दिया 9 प्लस 2 दिया 6x प्लस ये वाई स्क्वायर
प्लस 4 चौक 16 माइनस 2 चौक 8 वाई। अब इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, जो सेम टर्म है उनको कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये दोनों साइड इक्वल में आ रही है, इक्वल है तो इक्वल में क्या होता है, दोनों ये कैंसिल हो जाती है। सेम टर्म वाई स्क्वायर इधर वाई स्क्वायर इधर, 9 प्लस का पॉजिटिव है 9 प्लस का पॉजिटिव है, तो ये सेम जो सेम टर्म होंगी वो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ बचा -6x, फिर बचा -12y, ठीक। और इधर से लेके आए हम प्लस का है तो माइनस का 6x हो जाएगा, इधर इधर लेके आए प्लस का 8y हो जाएगा, प्लस का 8y। ये प्लस के यहाँ 36 है और प्लस ये इधर माइनस आ जाएगा, इजिकल टू यहाँ बचा 0, ठीक। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए -6 माइनस तो माइनस माइनस जुड़ेगा, लेकिन माइनस का है, माइनस के 12x हो जाएगा, ठीक। -12y प्लस का 8y तो माइनस का बचेगा 4y, और इधर 36 में से 16 गए तो प्लस का ही बचेगा, कितना 20, इजिकल टू 0। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन अगर हम लें तो यहाँ से आप देख पाएंगे सीधा सीधा दिख रहा है कि सर यहाँ 4, ये 12 में से 4 में से और 20 में से कॉमन आ जाएगा -4, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे -4, तो ये बनेगा प्लस का हो जाएगा x प्लस का हो जाएगा y और माइनस के 4 बन 20, तो यहाँ आएगा 4 तिया 12, ठीक है ना, क्योंकि कॉमन लिया 12 है तो 4 तिया 12 और इजिकल टू में 0। तो जो संबंध बन के आया फाइनल वो ये आया कि 3x प्लस वाई इजिकल -5 इजिकल टू 0, यही तुम्हारा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लंब वृत्त, तो सबसे पहले ना आप लोग शंकु के बारे में समझिए, शंकु क्या होता है, ठीक। तो किस तरीके से हम शंकु समझेंगे, तो समझो। देखिए सबसे पहले मान के चलिए आपने बर्थडे कैप देखा होगा, ये हम लोग शंकु बना लेते हैं। सॉरी, वहीं से बना लेते हैं एक शंकु इस टाइप से। देखिए ये क्या है, एक शंकु। तो हमें क्या क्या गिवन है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ देखा जाए तो ये इसका सेंटर होता है और ये इसकी क्या होती है, ये इसकी होती है त्रिज्या। क्या होगी इसकी त्रिज्या। तो यहाँ हम देखें तो ये इसका सेंटर हो गया और इसकी त्रिज्या हो जाती है ये हो गई इसकी आर, ठीक। और जस्ट इसकी नीचे जब हम आते हैं तो इसे कहते हैं हम ऊंचाई h, और ये तिर्यक ऊंचाई कहलाती है, इसे कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, जिसे L से डिनोट किया जाता है। तो सवाल में हमें दिया है, क्या दिया है, दिया क्या गया है, शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है, हमें कितनी दी है, आर की वैल्यू दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हमें और क्या है, ऊंचाई भी दी है, तो ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई हमें दी है, ऊंचाई h इजिकल टू दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमसे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई L इजिकल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है 3.5 का होल स्क्वायर और एच की वैल्यू है 12 का स्क्वायर। क्लियर है।
इसे सॉल्व करते हैं हम 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो याद होना चाहिए ये 1225 होता है, तो हम 2 अंक छोड़ के लगा देंगे 12 का 144। ठीक, तो इनको अगर हम जोड़ दें तो ये आएगा 15,625, लेकिन 2 अंक छोड़ के इसका वर्गमूल, अब वर्गमूल तो आना चाहिए। फिर 15,625 का आप इसे काटो 5 से काटा, 5 दिया 5 एकम मतलब 125 बार कटेगा। ठीक, 5 से काटा तो 625 बार कटेगा, 5 से अगर इसे काटें तो 125 बार कटेगा, 5 से काटोगे तो ये 25 बार जाएगा, 5 से करोगे तो ये 5 बार और 5 से करोगे तो ये 1 बार। तो इसमें जोड़ा बना इस तरीके से। तो पचम 25 25 पंजे 125, तो ये आया 125 और कितने अंक छोड़ के 12.5 सेंटीमीटर। तो ये एल आपकी आ गया और यही तुम्हारा आंसर। क्लियर है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये कह रहा है बिंदु हमें दिया है a, b और -a, -b के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो आप लोग बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे बीच की दूरी क्या होता है, फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो कैसे करना है, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, बस वैल्यू रख देनी है। और देखिए कैसे रखनी है, x2 की वैल्यू कितनी है, देखिए x2 की वैल्यू है -a, x1 की वैल्यू है a का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितनी है -b, इसकी v का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -a बन गया -2a का होल स्क्वायर, इधर करा तो -2b का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व जब हम करते हैं तो ये 2 दूनी 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 दूनी 4b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हमने क्या करा कि अंडर रूट, भाई यहाँ देखो 4 है, यहाँ 4 है, तो हम ऐसा करते हैं 4 ले लेते हैं कॉमन, क्या हो जाएगा 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, तो 4 आ जाएगा कॉमन, बाकी बचेगा a स्क्वायर, इधर इधर बचेगा b स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब इसको अलग अलग कर दो, अंडर रूट 4 अलग कर दो, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अंडर रूट 4 का मान 2 होता है और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मात्रक पीछे क्या लिखा जाएगा मात्रक, या हम इकाई भी कर सकते हैं, यही तुम्हारा आंसर। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने 21 था, उसका जो 6 पार्ट है वो चल रहा है। तो सबसे पहले ये कुछ कह रहा है कि निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। तो निकालना क्या है हमें माध्य। ठीक, अब माध्य निकलेगा कैसे तो समझते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल। वैसे हम पढ़ चुके हैं पिछली बार भी, जो एमसीक्यू में पढ़ा था वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल में क्या है, पहले इसे लिखेंगे हम 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक, इसी हिसाब से बारंबारता कितनी है, तो बारंबारता को लिखेंगे क्या है, बारंबारता क्या दे रखी है 3, 10, 11, 9 और 7। क्लियर है, यह हमें गिवन है। अब हमें करना क्या है, हमें अब इसे सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमने इसे लिख लिया, इसके बाद टेबल बनाने के बाद तो सबसे पहले हमें एक्स आई निकालना पड़ता है। इसमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई। तो ये होता है एक्स आई निकालेंगे, और ये जो बारंबारता है ये एफ आई होता है, जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक, भाई वर्ग अंतराल को इंटरवल कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटरवल। ठीक, और ये जो दे रखा है इसे हम लोग क्या कहेंगे, बारंबारता को फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। ठीक, इसी हिसाब से इसे एफ से डिनोट किया जाता है। अब ये जो एक्स आई है
xi एक तरीके से क्या होता है, जो ये वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल के जो दोनों पद होते हैं, दोनों टर्म्स होते हैं, इनको जोड़ते हैं, इनका आधा कर देते हैं। तो 0 और 10 का जब हम जोड़ेंगे तो 0 और 10, 10 ही हो गया, आधा कर दो इसका, तो आधा जो होगा वो 5 हो जाएगा। कितना होगा? 5। ऐसे ही इसको करेंगे आप, 10 और 20 कितना हो गया? 30। भाई 10 और 20 कितना हो गया? 30। 30 का आधा कितना हो गया? 15। तो अंतर यहाँ देखा ना, 10 का अंतर है इन दोनों में, कितने का? 10 का अंतर। तो आगे भी 10 का अंतर कर दो, तो 10 15 कितना हो गया? 25। फिर आगे भी तो 35, फिर आगे भी कर दिया तो 45। क्लियर है? अब यहाँ से भी देखोगे भाई, 70 70 का आधा 35, इधर देखोगे 90 90 का आधा 45। ठीक। अब हमें करना क्या होता है कि एफ आई इंटू में एक्स आई। ठीक। तो 5 15, पहली टर्म क्या होगी? 15। 15 दाम 150, तो ये कितना हो जाएगा? 150। 25 की 11 में करेंगे, 25 एक 25 का 5, 25 में 25 का 5, 2 हासिल का, और 25 में 25, 25 और 2 27, 35 निम्मा, 9 पंजे 45, हासिल 4, 9 तीन 27, 4 31, 45 सत्ते 7 पंद्रह 35, हासिल 3, 7 चौक 28, 28 और 3 31। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लो, कितना हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई? देखिए 5 15 5 15 5 20 20 का 2, 2 और 1 3 3 और 5 8 8 7 15 16 17 7, और यहाँ से 1, तो 1 2, फिर 1 और 1 2, 2 और 2 4 4 3 7 7 3 10, ये आया 1070। ठीक। इसी क्रम में अब हम, ये 1000 कितना आया? ये आया 1000। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमें एफ, सिग्मा एफ की भी जरूरत पड़ेगी। तो अब हम सिग्मा एफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे? सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ निकलता है इधर से, सिग्मा एफ एफ आई। तो सिग्मा एफ आई होगा तो इसे जोड़ दो, 3 10, ऐसे जोड़ो, 7 और 3 10, 10 20 20 30 30 40, तो कितना हो गया? 40। ठीक। तो माध्य क्या होता है? माध्य का फॉर्मूला होता है कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक। तो क्या हो जाएगा? 1070 बटे में आ जाएगा 40, 0 से 0 कट गया। अब बचा आपके सामने 107 बटे में 4, 4 से भाग करिए, 4 दूनी 8, 2 27 हो गया, 4 6 24, कितना बचा? 4 6 24, 3 बचा, पीछे 0 लगा लिया, 30 हो गया, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। कहने का मतलब 26.75 आपका आंसर, ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, वरना रिपीट करके आप देख सकते हैं वीडियो को। बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए अब ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, 5 खंडों को हल कीजिए जो 4 4 नंबर, अभी तक 2 2 नंबर के हमने सॉल्व किए, अब आते हैं हम 4 4 नंबर के, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले कह रहे हैं कि 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए, एक रेखाखंड खींचना है। ठीक। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो चलिए, ये हमने एक रेखाखंड खींच लिया। ठीक है, 7.6 सेंटीमीटर का। आप इसे कहाँ से खींच सकते हैं? आप अपने पैमाने से। तो इसका हम नाम रख देते हैं, नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा ए, और इसका नाम हो जाएगा बी। कितने का? ये 7.6 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब क्या करना है, हमें दिया है कि 5:8, मतलब 5:8 में विभाजित करना है इसे, 5:8 में से विभाजित करना है, 5:8। इसका मतलब हो गया 5 + 8 कितना हो गया? 13। तो हमें 13
क्या करना पड़ेगा, चाप लगाने पड़ेंगे, वो भी न्यून कोण बनाते हुए बिंदु ए से, बिंदु ए से हमें न्यून कोण बनाते हुए किरण खींचनी पड़ेगी। ठीक, तो पहले हम ऐसा कर लेते हैं, इसमें एक किरण खींच लेते हैं। ठीक, क्या न्यून कोण कोण बनाते हुए हमने एक न्यून कोण बनाते हुए क्या खींच ली, एक किरण खींच ली। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे। अब करना क्या है, हमें हमें इस पे छोटे छोटे जो आपकी प्रकाल होती है, प्रकाल की त्रिज्या लेके, छोटी छोटी त्रिज्या लेके हमें 13 चाप लगाने। कितने, 13 चाप। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्लियर है, इनके नाम लिख देंगे हम A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 और A13। क्लियर है, जो ये लास्ट वाला पॉइंट है आपका A13, इस A13 को आप A13 को आप A13 को आप B से ज्वाइंट कर देंगे, इस B से। ठीक है, तो करो ज्वाइंट। देखिए, अब मैं भी इसे ज्वाइंट कर रहा हूं, तो आप भी ज्वाइंट करें इसे। इससे हमने एक लाइन ड्रॉ की, इस तरीके से खींच दी और ये हमने ज्वाइंट कर दी। क्लियर है, चलिए मैं थोड़ा इसे जो दिखा ऐसे कर देता हूँ। ठीक, अब हमें अपना ये देखना है, अपने जो हमारे पास त्रिकाल है उससे ये चेक करना है कि ये कोण कितना है। तो इसे चेक कैसे किया जाता है, आप कोई भी दूरी भरें त्रिकाल में, दूरी भरने के बाद सेंटर इसे मान के, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, एक अर्धवृत्त का टाइप का बनाना है। तो हमें ये नापना है कि ये कोण कितना है यहाँ पे। ठीक, ऐसे उससे चाप लग जाएगा एक, तो उससे पता लगेगा ये कोण इतना है, इसे नाप लेना है। दोनों क्या कर लेना है, नापना है। कैसे, दोबारा से देख लो, आप इसमें इसे अपने प्रकार की ऐसे करके नाप लेंगे, इसे जितना ये होगा इतने नापने के बाद, तो जैसे ये रखा है ना तुम्हें 5:8, तो आप लोग क्या काम करेंगे, 5 पे जाएंगे। ठीक, और A5 पे जाने के बाद जितना कोण यहाँ बना है उतना ही कोण बनाते हुए एक समांतर रेखा खींचेंगे। इसके A3 की हमें एक समांतर रेखा खींचनी है यहाँ से। तो आप इसे बनाएंगे कैसे, उसी त्रिज्या से, आप कोई भी त्रिज्या से आप वृत्त बनाएंगे ऐसे अर्धवृत्त टाइप का। फिर जैसे इसे नाप लिया, इसे और इसे नापने के बाद यहाँ पे एक चाप लगा देंगे, और चाप लगाने के बाद जस्ट ये सीधा यहाँ से एक लाइन ऐसे सीधी खींच देंगे, ये चाप से जाती हुई। ठीक है ना, तो आप देख पाएंगे ये A5 है और आप इसे नाम दे देंगे C। आप इसे नाम कोई भी नाम दे दीजिए, इसे नाम दे दीजिए C। ये कोई पॉइंट है C। ठीक है ना, यह भी समझ में आएगा। तो मैं इसे, हमने इसे क्या नाम दे दिया, C, इसे C नाम दे दिया। ठीक, अच्छा ये टोटल ए बी कितनी थी हमारी, ए बी थी 7.6 सेंटीमीटर। अब तो अब जो आपने ये जो यहाँ एंगल था, मतलब जो कोण हमारे पास, ऐसे समझेंगे कोण ए A5 A5 C है, ये इक्वल होना चाहिए कोण क्या, ए A13 B के इक्वल, ये इसके इक्वल होना चाहिए कोण। मतलब ये जो कोण है इस कोण के बराबर होना चाहिए, तो ये पैरेलल हो जाएंगे, मतलब समांतर। तो यहाँ पे हमने पाया कि भाई क्या मिला हमें यहाँ, हमें देखते हैं इस क्वेश्चन में, हमें यहाँ मिला
कि यहाँ हमें ये मिला कि भाई ये जो आपके सामने A5 है, A5 और जो C, ये समांतर है किसके, A13 और B के। ठीक, समांतर होगी कि ना होगी। ठीक, ये समांतर है। ठीक, अब हमें एक चीज यहाँ पे देखी कि भाई हमें ये हमने ये बांटा, तो ये पूरी टोटल कितनी थी, ए बी हमारी इतनी थी 7.6 सेंटीमीटर। तो ये जो डिवाइड जो हुई है वो हमारे 5:8 में डिवाइड हो गई, इसमें 5:8 में। ठीक है ना, इस तरीके से कि भाई हम देख पा रहे हैं कि ये एक तरीके से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो आपके आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है, चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड है ये। तो उसमें हमने देखा था कि ये भुजा जो है इस भुजा के अपॉन में आ जाएगी, ये भुजा नीचे ये इसके अपॉन में हो जाएगी। ठीक, अगर ये एंगल क्या है, बराबर है, तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। मेरा कहने का मतलब फाइनल जवाब हम ये कह सकते हैं कि AC अपॉन में CB जो रेशियो है वो 5:8 में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो आप इसे मेजर कर सकते हैं कि कितनी है। ठीक है, और आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। इसे आप नाप के देख सकते हैं अपने पैमाने से, ये यहाँ से AC कितनी आई, ठीक, AC कितनी आई है और CB कितनी आई है, दोनों को नाप के लिख सकते हैं, ये तुम्हारा आंसर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है कि 2x प्लस 3y इजिकल टू 11। क्या है, 2x प्लस 3y इजिकल टू 11 और दे रखा है 2x माइनस 4y इजिकल टू माइनस 24। ठीक, तो हमसे कह रहा है इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इजिकल टू m x प्लस 3 है। ठीक, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, ये हमारे पास दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो ऐसा करते हैं, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण मान लेते हैं 2। क्लियर है, तो आप लोगों ने थर्ड चैप्टर में पढ़ी है दोनों समीकरणों को हल करने का तरीका। उसमें आप लोगों ने तीनों समीकरणों को हल करने के लिए 3 विधि पढ़ी थी। कौन कौन सी विधि है, नंबरिक, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना, और नंबर 2 पढ़ी आपने विलोपन विधि, विलोपन विधि, और नंबर 3 पढ़ी आपने वज्र गुणन विधि। ठीक, अच्छा, अब जो सबसे बढ़िया जो विधि आप लोग को मैंने आपको बताई है वो क्या होती है, वो होती है विलोपन विधि। कौन सी, विलोपन। तो आप यहाँ पे एक चीज देखिए भाई, यहाँ 2x और यहाँ भी 2x दोनों जगह इक्वल है, तो आप ऐसा करें, और यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस के हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई समीकरण समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, क्या करने पे, घटाने पर, तो आपने देखा 2x प्लस 3y इजिकल टू 11, और यहाँ पे देखें 2x माइनस 4y और इजिकल टू माइनस के 24। आप देख पाएंगे यहाँ पे कि सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे इसका, घटाते हैं तो नीचे के जो चिन्ह है वो चेंज हो जाते हैं, वो बदलते हैं, और ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल, 3 और ये 4 कितना हो जाएगा, प्लस के 7y, और ये 11 और 24 जोड़, 4 और 1 5, 2 और 1 3, तो ये y की वैल्यू आई 35 और अपॉन में चला जाएगा 7, 7 पंजे 35, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, 7 पंजा 35, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक,
इसी तरीके से अब हम ये जो y की वैल्यू 5i है, इसको हम किसी समीकरण एक में रख देंगे। लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रख दो, एक में रखने पर, तो आप जब y का मान समीकरण एक है 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक, तो हमें करना क्या है, जो ये हमें x दिया है, सॉरी ये y जो दे रखा है, ये वाला जो y है, इस y की जगह हम क्या कर देंगे, 3 गुणा में 5 रख देंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 पंजे 15 बराबर 11। 2x इजिकल टू 11 और इधर गया तो माइनस के 15, तो 2x इजिकल टू 11 में से 15 के बचे कितने, माइनस के 4, और x इजिकल टू -4, अब बटे में 2 से गया 2 बार, तो ये आया x की जो वैल्यू निकल के आई, वो निकल के आई x की वैल्यू कितनी, माइनस के 2। क्लियर। अब तुम्हारे पास दोनों वैल्यू है, x की भी और y की भी। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन करना है किस तरीके से, तो देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि भाई हमें y इजिकल टू एम एक्स प्लस 3 का मान बताना है, मतलब इसमें रख के m की वैल्यू बतानी है, m का वह मान। तो करना क्या पड़ेगा, हमें दिया है y इजिकल टू एम एक्स प्लस 3। ठीक, तो अभी हमने x की वैल्यू निकाली -2 और y की वैल्यू निकाली 5। पीछे देखिए, हमने पीछे y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -2। ठीक, तो ये जो मान हमने निकाले हैं, इन दोनों मानों को इस वाले समीकरण में रख देंगे। एक तो y की जगह पर रख देंगे और इस x की जगह पे। तो y की जगह पर रख दिया 5 और m, x की जगह रख दिया -2 और +3, तो ये हो जाएगा 5 -2m प्लस 3। आप 3 को इधर ले जाओ तो 5 माइनस में 3 इधर आ गया, -2m, और ये 5 में से 3 गया बचा 2 इजिकल टू -2m, -2 इधर आ जाएगा डिवाइड में माइनस का, तो ये m इधर बचेगा, 2 से गया ये एक बार, तो ये आया m की वैल्यू -1, और यही तुमसे पूछा जा रहा है, यही आपका आंसर। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, इस तरीके से करना है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आपके सामने का 4 नंबर में और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है कि यदि कोई रेखा एक ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करे और भुजा बी सी के समांतर हो, तो सिद्ध करना है हमें ए डी अपॉन में ए बी और ए ई अपॉन में ए सी के इक्वल। कहने का मतलब ऐसे समझो, हमारे पास कोई ऐसे करके ट्रायंगल है, ठीक है, ये बीपीटी वाला आपने पढ़ा होगा, ये वही है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम कहते हैं, जैसे मान लो ये है, ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, ये आपका ए, ये बी और ये सी है। ठीक, अब इसमें क्या है कि कोई दो बिंदु, जैसे मान लो ये ए बी और ए सी जो रेखा है, इनके कहीं भी दो कहीं बिंदु है, इसका नाम है डी और इसका नाम है ई, और ये जो है ना डी से ई जो मिलाने वाली रेखा है, ये बी सी के बिल्कुल जस्ट समांतर है, इसके इसके बिल्कुल समांतर। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि ए बी अपॉन में ए बी, मतलब ए बी अपॉन में ए बी का मतलब पूरी ये लाइन, और ए ई अपॉन में ए सी पूरी ये लाइन। देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले
लिखेंगे क्या, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए डी अपॉन में ए बी, ठीक, इजिकल टू ए ई अपॉन में ए सी, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय पढ़ी होगी चैप्टर नंबर 6 में, ये उसी से होगा। क्या है, आधारभूत आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है, समानुपातिकता प्रमेय, जिसे हम कहते हैं बीपीटी, शॉर्ट में बीपीटी से। इसे प्रूव करेंगे हम, कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि डी ई इसमें क्या है, समांतर है बीसी के। तो अगर ये डी ई समांतर है बीसी के, तो बीपीटी कहती है, बीपीटी जो थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम कहती है कि सर ए डी अपॉन में डी वी, क्या कहती है, ए डी अपॉन में डी वी, और इक्वल होगा ए ई अपॉन में ई सी। क्लियर है, ये थ्योरम कहती है, मतलब वो ये कहती है थ्योरम कि आप लोगों के सामने जो बना है, जो फिगर बना हुआ है, कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के अपॉन में होगी, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के अपॉन में होगी। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती है, ठीक। अब और इसे करेंगे क्या, इसको ना ऐसे करते हैं, इसको व्युत्क्रम कर लेते हैं, इसका पलट देते हैं दोनों तरफ से, लिख देंगे। इसे हम कर सकते हैं डी वी अपॉन में ए डी, ठीक, और ई सी अपॉन में ए ई, यहाँ लिख देंगे। चूंकि व्युत्क्रम करने पर यहाँ पे ये हमने क्या किया, व्युत्क्रम किया इसका, ठीक है ना। अब दोनों तरफ ऐसा करते हैं, इसमें एक जोड़ देते हैं दोनों तरफ, ठीक है, दोनों पक्षों में एक एक जोड़। तो अगर मैं इसमें भी एक जोड़ देता हूँ, यहाँ भी एक जोड़ देता हूँ, तो आपको पता है इसकी गुणा होके इसमें, तो ये हो जाएगा डी वी प्लस ए डी एकम ए डी अपॉन में ए डी। इसी तरीके से ई सी प्लस ए ई एकम, इसमें भी गुणा होगी ए ई एकम ए ई अपॉन हो जाएगा ए ई। क्लियर है। अब डीवी और एडी, अब सुनो, देखो डीवी और ये एडी दोनों को मिला दो तो ए बी बन जाएगा। मैं सीधा लिख सकता हूँ ए बी अपॉन में ए डी, कह सकते हैं। इसी तरीके से ई सी, नीचे वाला ई सी ये, और फिर मिला दी ए ई को ए ई ये वाला, तो पूरा टोटल क्या हो गया ए सी, तो ए सी अपॉन हो जाएगा ए ई, ठीक। अच्छा, अब प्रूफ हमें ए डी पर लाना ए, तो हम ऐसा करते हैं, इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। तो अब आगे क्या कर देंगे, व्युत्क्रम करने पर, तो व्युत्क्रम करने पे करेंगे तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन में ए बी इजिकल टू ए ई अपॉन हो जाएगा ए सी, ठीक। और यही हमें सिद्ध करना था, ये तो लाना था ए डी अपॉन में ए बी ए अपॉन में ए सी, इति सिद्ध। यही आपका ये प्रूफ हो गया, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर यदि समझ में नहीं आया तो रिपीट करके देखें वीडियो को। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, घ 4 नंबर का क्वेश्चन है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हल में 8 जोड़ते हैं। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, माना एक भिन्न मान लेंगे हम, क्या होगी x/y, ऊपर हो जाता है अंश
और नीचे हो जाता है हर। ठीक। अब प्रश्नानुसार कह क्या रहे हैं वो समझिए। यदि उसके अंश में एक घटाया जाता है, तो अंश क्या है x, इसमें से एक घटाया जाता है और बटे में y, तो ये हो क्या जाता है 1/3। ठीक। ये तो पहली शर्त होगी भाई, प्रश्नानुसार में हम शर्त देखते हैं, जो शर्त होती है तो ये पहली शर्त होगी, ये होगी इसकी पहली शर्त। ठीक है। अब दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त की बात करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में कितना जोड़ दिया जाता है 8। तो अब जो हमारी हर है वो हर y है, इसमें 8 जोड़ दिया जाता है, तो x तो वही रहा, सेम ही रहेगा, और वो हो जाता है 1/4। क्लियर है। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो अब जो समीकरण बन जाएंगे रैखिक समीकरण, कैसे सॉल्व करेंगे, 3 की इधर कैची की गुणा हो जाएगी और y की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 3 की इधर करेंगे तो 3x माइनस 3 एकम 3, और इधर y एकम y, और 3x इधर ही रहेगा, y को इधर लाए तो माइनस में आ जाएगा, और ये 3 इधर गया तो प्लस में चला जाएगा 3। समीकरण बन गया 1। इसी तरीके से 4 को इधर करेंगे तो 4x हो जाएगा, इधर करेंगे इसकी तो ये हो जाएगा y एकम y प्लस 1। तो 4x और ये इधर आया माइनस के y, और ये 8, और ये समीकरण हो गया 2। अब देखिए विलोपन विधि, अभी हमने सॉल्व किए थे विलोपन विधि से, तो लगा देंगे विलोपन विधि। अब विलोपन विधि क्या होती है समझेंगे भाई। 3x माइनस वाई बराबर 3 है, और ये है 4x माइनस वाई बराबर 8। हमने देखा यहाँ पे दोनों के चिन्ह यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे y के आगे भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे घटाने पर। जब घटाने पे करते हैं तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस। तो 3x में से 4x गए तो कम में से ज़्यादा घटा रहे हैं, सीधी सी बात है माइनस का x बचेगा। अब y माइनस का ये प्लस का y कैंसिल हो जाएगा, भाई 3 में से 8 को माइनस करेंगे तो माइनस के 5 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, 5x का मान। ठीक। अब x का मान किसी एक में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रख दो। ठीक। समीकरण 1 क्या है, मान लो 3x माइनस वाई बराबर 3, तो 3x की जगह हमने क्या रख दिया 5, माइनस वाई बराबर 3, तो 3 पंजे 15 माइनस वाई बराबर 3, तो यहाँ बचा माइनस वाई और 3 माइनस 15, तो कितना आ जाएगा माइनस वाई इजिकल टू माइनस के कितना हो जाएगा माइनस के 12। ठीक। और वाई से माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 12। तो कहने का मतलब ये हुआ x की वैल्यू है y की वैल्यू, तो लिख देंगे आंसर जो लास्ट में आएगा हमारा फाइनल जो आंसर आया, फाइनल आंसर जो आया हमारा वो आएगा अतः अतः जो आप लोगों का क्या होगा, अतः जो आपने भिन्न अभीष्ट भिन्न क्या बोलेंगे हम अभीष्ट भिन्न x अपॉन में y, तो क्या हो जाएगी x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू कितनी है 12, तो यही तुम्हारा आंसर है। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं जो 4 नंबर में जो लास्ट का क्वेश्चन है वो ये है x प्लस 1/x, क्या है x प्लस 1/x इजिकल टू 3। इसके मूल ज्ञात करवा रहे हैं। मूल आप सभी जानते हैं कैसे करेंगे। देखिए आप ना ऐसे करिए, इसके अपॉन में 1 लगा, x की अपॉन में 1, एलसीएम लो तो x एकम x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी, तो x स्क्वायर
और ये एक में इजिकल टू 3 हो जाएगा। इस x की 3 में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू 3x, और ये एक्स स्क्वायर 3x को इधर लाओ, माइनस में 3x हो जाएगा, प्लस 1 इजिकल टू इधर होगा 0, ठीक। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं, तो एक है, अब एक की तरह से फैक्टर कर नहीं सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, द्विघाती सूत्र लगाना पड़ेगा। तो हमें जो हम जानते हैं द्विघाती सूत्र से इसे सॉल्व कर सकते हैं। द्विघाती सूत्र क्या होता है, x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए बी सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसकी तुलना कर लो, ए एक्स स्क्वायर से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना। जब आप तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू आई 1, बी की वैल्यू आई -3 और सी की वैल्यू आई 1। ए की वैल्यू यहाँ हम 1 मानते हैं भाई, बी की वैल्यू यहाँ देखें तो यहाँ पर -3 है, और सी की वैल्यू यहाँ देखें तो यहाँ पे 1 है, ठीक। अब ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, x इजिकल बी की वैल्यू -3, माइनस पहले से लगाया तो -3 रख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर बी का, और ये 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू भी 1, अपॉन में कितना है 2 इंटू में ए की वैल्यू 1, एक्स इजिकल टू ये प्लस का हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 3 दिया 9 माइनस 4 एकम 4 अपॉन में 2, ये एक्स इजिकल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन में 2। तो जो मूल निकल के आए, इसके मूल जो आए वो आए एक्स इजिकल टू एक आया 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन में 2, और एक आया 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन में 2। यही इसका आंसर।